नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कुछ दिनों से जब न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो देखा जाता है कि हजारों मजदूर अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे भाग रहे हैं जैसे ये धरती उलट रही है। भागे जा रहे हैं। पैदल, रिक्शा, साइकिल, गाड़ी, ट्रेन भाग रहे हैं। सब अपने घर। क्यों भाग रहे हैं? कि मरेंगे तो घर जाके मरेंगे। यहाँ मरे उससे अच्छा घर जाके मरे। मरने की बात आ गई। किस लिए? कोरोना वायरस का आतंक। लेकिन कोरोना वायरस शायद उतना कष्टदायक नहीं है जितना भूखमरी और पुलिसों का अत्याचार, प्रशासनिक अत्याचार झेल रहे मजदूरों को। ये मजदूर कहाँ के हैं? ये मजदूर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम और कुछ प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ एक अंश के लोग हैं। ये लोगों को 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले अपना घर छोड़ के रोजी रोटी के लिए जाना पड़ा। कोई केरल, कोई मद्रास, कोई पंजाब, कोई गुजरात, अपने घर द्वार को छोड़ के भागना पड़ा। कौन सा घर द्वार, कौन सा राष्ट्र, कौन सा राज्य? वो राज्य जो एक समय संपूर्ण विश्व का आलोकवर्तिका, पूरे विश्व का सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा, संस्कृति का, शिक्षा का केंद्र बिंदु बिहार। मानव संपदा, प्राकृतिक संपदा, भूमि, नदी, क्या नहीं है बिहार में? उड़ीसा खान से भरा, नेचुरल रिसोर्स से भरा, सरल सीधा बुद्धिजीवी उड़ीसा। बंगाल इंटेलेक्चुअल, उन्नत सभ्यता, विस्तृत भूमि, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता तोस्ता, गंगा जैसे कई बड़े बड़े नदियां। प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, कृषि संपदा, कृषि जनित भूमि, कमी नहीं। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नेचुरल रिसोर्सेज, मेडिसिनल प्लांट्स का रिसोर्सेज भरा हुआ है। ये सबको अपना घर द्वार छोड़ के भागना पड़ा मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में। और इसी राज्य में, इसी झारखंड में इंडस्ट्रीज है, स्टील फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। लेकिन सबको उनको छोड़ के भागना पड़ा। कहाँ? अपना घर छोड़ के दूसरे देश में। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अपने घर छोड़ के उनको क्यों जाना पड़ा? आजादी के समय में जितना कष्ट, या आजादी के पहले ब्रिटिश ने जितना जुर्म नहीं ढाहा है, उससे ज्यादा आजादी के बाद में भारतवर्ष के राजनेता और पूंजीपतियों के दलाल और पूंजीपत ये मिलके एक साथ किया है, शोषण किया है। बिहार, झारखंड, बंगाल के रिसोर्स, प्राकृतिक संपदाओं को शोषण किया है। यहां का संपदा गुजरात में उपभोग होता है, यहां के संपदा राजस्थान में उपभोग होता है, यहां का राजस्थान दूसरे स्टेट में जाते हैं। और यहां के लोग गरीब के गरीब क्यों रह रहे हैं? उनको गरीब क्यों रहना पड़ रहा है? और इनको गरीब क्यों कहा जा रहा है? और उनको मजदूर कह के, गरीब कह के इनके अंदर में
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कौन डाल रहा है? और इन गरीबों को इस पर जुर्म, आज कोरोना के दौरान में इन पर जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये कौन कर रहे हैं? ये क्या दूसरे ग्रह से माइग्रेटेड है? इसी देश, इसी भूमि के वो पुत्र हैं, सिर्फ रोजी रोटी के लिए दूसरी जगह गया था, आज उन पर अत्याचार, आज उनको पैदल जाना पड़ रहा है। क्यों भाई? 20 लाख करोड़ का बजट क्या है? कौन सा धांधली है? कौन सा धांधा है ये? किसके लिए 20 लाख करोड़? ये नौटंकी 20 लाख करोड़ का। क्या मानवता प्रेम सिर्फ जुबान पे? देश प्रेम सिर्फ बड़े बड़े भाषणों में होता है? जो सरकार जनता की खुशी के लिए शराब के फैक्ट्रियों को खोल सकता है, शराब के दुकान को खोल सकता है, ऐसे सरकार से कौन आदमी उम्मीद कर सकता है कि वो सरकार आगे कुछ कर पाएंगे? मुझे किसी को मर्डर करने में अच्छा लगता है, क्या सरकार मुझे मर्डर करने की इजाजत दे देगी? मुझे किसी को थप्पड़ मारने की इच्छा है, क्या सरकार हमको इजाजत दे देगी? शराब एक नशा है, एक मानसिक व्याधि है। उस व्याधि को छुड़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, सरकार को इंटरनल और बाहरी तरह से दबाव डालना चाहिए। लेकिन सरकार शराब के फैक्ट्रियों को और शराब के दुकानों को लाइसेंस देके ऐसे लोगों को मजबूर कर रहा है शराब पीने के लिए। ऐसे सरकार कहते हैं ये देश और राष्ट्रभक्त है। कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये राष्ट्रभक्त। ये तो कमेलियन है, ये गिरगिट है, ये रंग बदलने वाला गिरगिट है ये नेता। देश का कल्याण इनसे संभव ही नहीं है। आजादी के ये 70 साल के बाद आज हमारे देश के लोगों को कहना पड़ा ये गरीब मजदूर है। और एक तरफ देखा जा रहा है, एक बड़े धन्ना सेठ ने कितना 50,000 करोड़ दान में दे दिया। भाई वो 50,000 करोड़ कहां से लिए? अपने दूसरे देशों से लाए थे कमा के। यहां के इसी जनता के माध्यम से, ये इसी जमीन के शोषण दोहन करके तुमने पैसा कमाया। दान कहां दिया तुमने? किसको दिया दान भाई? इधर से लिया, इधर दे दिया। दो दलालों का ये धांधली है। एक दलाल राजनेता बन के आता है और दूसरा ये धन्ना सेठ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस राजनेताओं के पॉकेट में डालते हैं पैसा। और ये राजनेता क्या करते हैं? वैसा ही करते हैं। हिटलर ने एक बार बताया था, हिटलर को पूछा भाई आप कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं? तो बोले दिखाता हूं। उन्होंने एक मुर्गा हाथ में लिया, गप कर रहे और एक मुर्गा के एक एक पंख को धीरे धीरे निकाल रहा है, एक एक पंख को निकाल रहा है। पंख को निकालते निकालते पूरे पंख को निकाल डाला, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गेहूं और चावल का दाना वो छोड़ना शुरू कर दिया। और जो ही गेहूं और चावल का दाना छोड़ना तो धीरे धीरे वो पंखहीन असहाय मुर्गी उस अन्न के लोभ में धीरे धीरे आया और लास्ट में हिटलर के पैर में आके गिर गया। हिटलर बोलते देखा, ये है तुम्हारा गणतंत्र, यह तुम्हारा है धनतंत्र, यह है समाजवादी व्यवस्था, यह है राजनेता। इस राजनेता हम जनता के पसीने की कमाई, हम जनता के को टूल्स बनाकर इस जनता के एक एक रोम, एक एक चमड़े उधेर उधेर के, चूस के, खून चूस के ये धनतांत्रिक और राजनेता ये मिलके वैसे ही करते जैसे इस मुर्गा का हाल किया है। और लास्ट में 2 दाना डाल देता है। अरे 2 दाना नहीं, वो सभी दानाओं का, संपूर्ण दानाओं पर हमारा अधिकार है, हर भारतवर्ष के लोगों का अधिकार है। सिर्फ कुछ राजनेता और कुछ पूंजीपतियों के दलाल और पूंजीवादी धन्ना सेठों के लिए नहीं है। वो धन्ना सेठ
मानसिक रोगी है, मनोरोगी है। मन के आभोग को, मानसिक आभोग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं भौतिक संपदा से। भौतिक संपदा कभी मानसिक संपदा, मानसिक भूख को नहीं मिटा सकता। मानसिक भूख को मिटा सकता है कुछ उच्च स्तरीय भाव। ये भूल रहा है, वो सोचता है कि धन संपत्ति का आहरण करके ही जीवन का सुख मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक रोगी धन्ना सेठ है, पूंजीपति है। मेरा कहना है आज देश के किसान, आज देश के मजदूर ऐसा क्यों है? किसान को गरीब, किसान को असहाय कह के सिंपैथी दिखाना, ये कौन से बहुत बड़ी बात है? उनकी क्या महानता है? ये नहीं, ढोंग है, पाखंड है। एक घड़ी वाली आंसू ये नेता बहाते हैं। हमारे देश के नेता, हमारे देश के किसान गरीब है, गरीबों को गरीबी दूर करना है। क्या तुम्हारे पास प्लान है भाई? तुम्हारे पास इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन क्या है? एक एक जनता को समझाओ कि अगले 5 साल में तुम कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कैसे लाओगे। आज हमारे गांव के लोग शहर से भाग के गांव जा रहे हैं। चोरी, डकैती, भूखमरी, बीमारी से जूझते रहेंगे। कैसे ठीक करोगे? क्या प्लानिंग है तुम्हारे पास? ये 20 लाख करोड़ का ये जो ढिढोरा तो पीट दिया, लेकिन उस जनता तक कैसे पहुंचेगा? हम बार बार ये कह रहे हैं, आज से नहीं 1959 से आनंद मार्ग ये बार बार बोल रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा दो, कृषि को कोऑपरेटिव सिस्टम में लाओ, कृषि को सहकारिता के अंदर में लाओ, कृषि भूमि को परिवर्तन करो, रीऑर्गेनाइज करो कृषि भूमि को। और जो भी कृषि भूमि कृषि योग्य नहीं है उसको रिनोवेट करके, रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको भी कृषि योग्य भूमि बनाओ। कोऑपरेटिव के अंडर में लाकर ही ग्रामीण अर्थनीति का विकास संभव है। जब तक ग्रामीण अर्थनीति का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश के गरीबी नहीं मिटेगी। कोई सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से वो सबको नौकरी देंगे। सबको आईएएस आईपीएस नहीं बना सकता, सबको बड़े बड़े इंडस्ट्री में उनको नौकरी नहीं दे सकता। ये मनरेगा एक फेक सिस्टम है। 100 दिन, 20 दिन, 120 दिन काम करे, बाकी दिन क्या करेंगे भाई? क्यों नहीं 360 डेज काम करेंगे वो, या 365 डेज काम करेंगे? ये राजनेता ये चाहते नहीं है कि देश के ये जो सबसे बड़े जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर क्षेत्र में रहने वाले लोग उन्नत हो, नहीं चाहता है। उनके पास इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं है। हम जनता है, हम भिखारी नहीं है, तुमसे भीख नहीं चाहिए, किसी तरह का अनुदान तुमसे नहीं चाहिए। तुम हमें सिस्टम बताओ कि हम एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीको इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे गांव के कुटीर उद्योग के माध्यम से हर गांव के हर लोगों का हम उन्नति बढ़ाएंगे। क्या प्लानिंग है तुम्हारे पास? एग्रो बेस्ड कितने इंडस्ट्रीज है गांव में? ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने इंडस्ट्रीज है? गांव बेस्ड गांव के कितने कुटीर उद्योग है? कितने कोऑपरेटिव सिस्टम है? कितने कोऑपरेटिव बैंक है जो गांव किसानों को सस्ता लोन दे सकता है? इन पूंजीपति और नेताओं मिलकर हमारे देश का ओरिजिनल बीज भंडार को खत्म कर दिया। अब ऐसा टेक्निक ये चालू किए है, एक बार बीज लगाओ, दूसरी बार फिर उन्हीं के पास खरीदना पड़ेगा। यह राजनेताओं का कर्तव्य नहीं है?
कि किसानों के लिए बीज मुहैया करें। हर बार ये किसान ही क्यों शोषित हो रहे हैं, हर बार ये किसान ही क्यों सप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको क्यों दबाया जा रहा है। उनके अंदर में किसान कह के, मजदूर कह के, गरीब कह के, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों। अन्याय, अत्याचार, भूखमरी के विरुद्ध में कोई अगर बोलने जाते हैं, ये राजनेता संविधान का दुहाई देता है। ये राजनेता पुलिस बल और सुरक्षा बल का डर दिखाकर, जेल जाने का डर दिखा के लोगों का जुबान बंद कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन राजनेताओं और इन तथाकथित देश प्रेमिकों का भंडाफोड़ हो गया है। इस तथाकथित सोकल्ड ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली ये राजनेता, इनके विरुद्ध में एकजुट होके सभी भारतवासियों को संग्राम करना होगा। यह संग्राम हम बंदूक और गन की बात नहीं कर रहे हैं। यह संग्राम अन्याय के खिलाफ करना होगा। जब तक ये राजनेता हमारे बेसिक समस्याओं को नहीं समझता, वो है कृषि क्षेत्र 30 से 40% जनताओं को नौकरी दे सकता है। सिर्फ कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर दे सकता है। 30 to 40% लोगों को नौकरी दे सकता है। उनको अपना घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गिरगिट, ये दलाल पूंजीपतियों के कभी ये सोचेंगे ही नहीं। इनको बोलते रहो, ये सामने सुनेंगे, पीछे जाके मुस्कुराएंगे। देखते हैं क्या कर लेता है। ये सब ढोंगी है, पाखंडी है। ऐसे पाखंड के विरोध में आज जो भी शोषित जनजाति है, उनको एकजुट होना होगा। सिर्फ शोषित क्यों, मेरे ख्याल से भारत के 130 करोड़ लोग शोषित हैं किसी न किसी क्षेत्र में। कहीं संस्कृति के क्षेत्र में, कहीं अर्थनीति के क्षेत्र में, कहीं साहित्य के क्षेत्र में, या कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। मजहब के नाम पर चारों तरफ से सिर्फ लूट और लूट है। शिक्षा एक शोषण का एक यंत्र बन गया है, शिक्षा का सेक्टर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो कोरोना महामारी के बाद जो भयावह दृश्य हमें दिख रही है, वो है गरीबी और भूखमरी। इस गरीबी भूखमरी को दूर करने के लिए ये सरकार को कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये अन्य सरकार के तरह ही सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दे डोंट हैव एनी प्लानिंग। मजहब के नाम पर, जात के नाम पर पहले भी हम शोषित होते आए हैं और आज भी शोषित हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब एकजुट होके जो भी राजनेता तुम्हारे पास आए, एकजुट, सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दो। नेता अगर उद्योग का दर्जा नहीं दे सकते तो जाओ, तुम यहां मत आओ। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे नेताओं के, गद्दारों की। कितना दिन तक ये किसान गरीब ये बात सुनते आए हैं। अरे उसी बिहार के संपदा, उसी बिहार में IAS IPS इंटेलेक्चुअल्स हैं। बोलो, अब्दुल कलाम को क्यों नहीं नोबेल प्राइज मिला? क्योंकि वो देश के लिए काम किया, इसलिए। और कुछ लोगों को अर्थनीति पर नोबेल प्राइज मिल गया, जो देश के लिए कुछ नहीं किया। किस तरह की अर्थनीति? जो पूंजीपतियों का जूता पॉलिश करेगा, जूता चाटेगा, उसको नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। इतिहास ये गवाह है। अच्छा काम करने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। ये नोबेल प्राइज देने वाले वो पूंजीपतियों का ही एक ग्रुप है। इस तरह से ऑक्टोपस के तरह जनता को शोषण कर रहा है। इस शोषण से बचने के लिए नई सोच जगानी पड़ेगी, नई नीति हर तरह से बदलना होगा। परिवर्तन इनफ नहीं है, परिवर्तन के बाद एक नई व्यवस्था देनी होगी। अब वो व्यवस्था सिर्फ आनंद मार्ग के पास है, वो है प्रगतिशील उपयोगी तत्व। प्रगतिशील उपयोगी तत्व ही एकमात्र इस पूंजीपति और साम्यवादियों का एकमात्र काट है और एक व्यवहारिक
एक प्रैग्मेटिक दर्शन है जो हर क्षेत्र के समस्याओं का समाधान दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, देर न करो, ये समय है, जागो, उठो, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में एकजुट होकर संग्राम करो। और वैसे दोगले नेता, दोगले लोग जो तुम्हें शोषण कर रहा है, तुम्हें गरीब कह के तुम्हें शोषित कर रहा है, गरीब कह के तुम्हारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जगा रहे हैं, ऐसे नेताओं को डंडा मार के भगाओ। ये इससे बड़ा और कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। एकजुट होना होगा। जितने जनजाति है सबको, सभी धर्म मजहब को भूलकर जो गलत पॉलिसी है, गलत नीति, आज देश को एक अच्छी अर्थनीति की जरूरत है, अच्छी समाज अर्थनीति की जरूरत है। वो है प्रौत, एकमात्र प्रौत, 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 प्रौत। प्रौत इज द डिमांड ऑफ द डे। आज युग की पुकार है प्रौत, मानवता की पुकार है प्रौत। इसलिए प्रौत को आगे लाना ही होगा। मेरे भाइयों बहनों, ये मेरा दिल की आवाज है, ये मेरा दुख है जो आप सबके सामने रख रहे हैं। इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो सोए हुए हैं उनको जगाइए और इस देश को इस आर्थिक गुलामी से मुक्त कीजिए। आर्थिक गुलामी से मुक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ आनंद मार्ग और आनंद मार्ग का प्रौत दर्शन एकमात्र सॉल्यूशन है। धन्यवाद, नमस्कार।